नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रजाति के वर्गीकरण का आधार पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी क्षेत्र के मनुष्यों के चेहरे, त्वचा का रंग आदि एक सा नहीं होता। इनके जो शारीरिक गुण होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मानव के जितने भी शारीरिक गुण समान होते हैं उन्हें एक समूह में रख लिया जाता है और वो एक प्रजाति के लोग बना दिए जाते हैं। विश्व के मानव को प्रजाति के आधार पर बांटने का काम कई विद्वानों ने किया है, लेकिन इसमें कुछ जो विद्वान हैं वो महत्वपूर्ण रूप से याद किए जाते हैं। उनमें हैं क्रोबर हैं, हैडन है, ब्लाश हैं, बीजर हैं और टेलर हैं। इन लोगों ने संपूर्ण मानव जाति को इनके शारीरिक लक्षणों की समानता के आधार पर अलग अलग प्रजातियों में वर्गीकरण के ऊपर कार्य किया हुआ है। तो आइए आज हम किस आधार पर इनको बांटा है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव प्रजाति कहते किसे हैं। हैडन ने कहा है कि प्रजाति शब्द जो है एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है। इसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं वो आपस में समरूपता दर्शाती है। ये एक जैविक नस्ल होती है और इनको प्राकृतिक लक्षणों का जो योग होता है वो दूसरी नस्ल के प्राकृतिक लक्षणों से बिल्कुल भिन्न होता है। प्रजाति की विशेषताएं। इस परिभाषा से यह तो स्पष्ट हो गया कि प्रजाति एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें शारीरिक लक्षण एक से मिलते हैं। ये लक्षण वंशानुगत होने चाहिए। एक प्रजाति में कौन कौन से शारीरिक लक्षण की समानता होनी चाहिए ये हम देख लेते हैं। प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। इसका जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र आदि से कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरह से जैवों के लक्षण पर आधारित है। प्रत्येक प्रजाति के शारीरिक लक्षण अन्य प्रजाति के जो शारीरिक लक्षण हैं उनसे स्पष्ट अंतर रखते हैं। प्रजाति के ये शारीरिक लक्षण वंशानुगत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और पर्यावरण का इनके ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। शारीरिक लक्षणों की समानता मनुष्य के एक बड़े समूह में हो तभी वह प्रजाति का रूप लेता है। विश्व की समस्त मानव प्रजातियां मूलतः एक ही है। उनमें शारीरिक परिवर्तन जितने भी हैं वो बाहरी लक्षणों में ही देखने को मिलते हैं। इनमें से किसी एक या एक से अधिक समानता के आधार पर इनके प्रजाति वर्ग बना दिए गए हैं। मानव प्रजाति कोई कबीला या आदिम जनजाति नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाली आदिम जातियां जैसे कि बुशमैन हो गई, किर्गिज हो गई, टोडा हो गई, संथाल, नाका, सकाई, आप किसी को भी ले लीजिए। ये सभी जो जनजातियां हैं ये अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण भिन्न भिन्न ढंग से जीवन जीती हैं, परंतु शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इनको अपने निकटस्थ क्षेत्र में रहने वाले सभ्य समाज से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए इनको एक मानव प्रजाति की संज्ञा हम नहीं दे सकते। धर्म, भाषा, स्थान के आधार पर वर्गीकृत करने वाले मानव समूह को प्रजाति नहीं कह सकते हैं। प्रजाति वर्गीकरण के आधार। पैतृकता और वातावरण को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हुए मानव शास्त्रियों ने विभिन्न शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। ये आधार कुल 9 प्रकार के हैं जिनको हमने 2 भागों में रखा है, बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण। बाह्य लक्षण वे लक्षण हैं जो हमें बाहर से ही दृष्टिगोचर हो जाते हैं, हम उन्हें साफ साफ देख पाते हैं। इनमें मुख्य रूप से त्वचा का रंग, बालों का रंग और बालों की बनावट, शरीर का कद, चेहरे की आकृति, आँखों का रंग, होठों का आकार आदि सब आते हैं। क्रोबर महोदय ने अपने वर्गीकरण में
इन्हीं बाह्य लक्षणों को सर्वाधिक महत्व दिया और जो भी तर्क संगत इनका वर्गीकरण किया। इसी तरह से कुछ आंतरिक लक्षण भी हैं। इनमें 3 आते हैं: कपाल सूचकांक, कपालधारिता और नासा सूचकांक। ये जो लक्षण हैं ये हमें बाहर से नहीं दिखाई देते और इन्हें विभिन्न यंत्रों की माप के द्वारा हम पहचान सकते हैं। इन आधारों को हम एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं त्वचा का रंग। त्वचा का रंग ऐसा बाह्य लक्षण है जो हमें क्लियर कट नजर आता है। त्वचा का जो रंग है ये 2 तरह से काम करता है। एक तो है वर्णक के आधार पर होता है इसमें, और दूसरा जो है वो तापमान के आधार पर होता है। मानव की त्वचा में 3 प्रकार के वर्णक हो सकते हैं: मेलानिन, केरोटीन और हीमोग्लोबिन। जिस त्वचा में इनमें से जो वर्णक अधिक होता है उसकी त्वचा का रंग वैसा हो जाता है। जिस मनुष्य की त्वचा में मेलानिन अधिक होता है उनकी त्वचा का रंग काला या कत्थई होता है। केरोटीन की अधिकता से त्वचा पीले रंग की नजर आती है और हीमोग्लोबिन की अधिकता से त्वचा का रंग गुलाबी या सफ़ेद हो जाता है। ये सीधे के सीधे तापमान से संबंधित होता है। जिन क्षेत्रों के तापमान अधिक होते हैं उन लोगों की त्वचा में मेलानिन अधिक बनता है और वे काले रंग के होते हैं, और जहाँ तापमान कम होता है वहाँ हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है और वे सफ़ेद रंग के होते हैं। इस आधार पर अलग अलग लोग हैं। जो जहाँ मेलानिन अधिक होता है वो श्याम प्रजाति हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रहने वाले निग्रोइड्स इन्हीं में आते हैं। इसके विपरीत यूरोपीय क्षेत्र जहाँ तापमान कम होते हैं और जलवायु संबंधी विषमताएं कम होती हैं उन लोगों में हीमोग्लोबिन अधिक बनता है। श्वेत प्रजाति के लोग वहाँ रहते हैं जिनमें कॉकेशियंस मुख्य हैं, और इसी तरह से कम तापमान में ही पीत रंग वाली प्रजाति भी मिलती हैं जिसमें मंगोलियन या एशियन लोग मुख्य हैं। प्रजाति वर्गीकरण का जो दूसरा मुख्य आधार है वो है बालों की बनावट और उसका रंग। ये पूरी तरह से पैतृकता पर आधारित है। बनावट के आधार पर 3 प्रकार के बाल आइडेंटिफाइड किए गए हैं: सीधे बाल, लहरदार बाल और छल्लेदार बाल। जो सीधे बाल होते हैं वो मंगोल प्रजाति में पाए जाते हैं, लहरदार बाल कॉकेशियंस में, और छल्लेदार जो बाल है वो बहुत ही आदिम या प्रारंभिक प्रकार की जो प्रजाति है निग्रोइड्स उनमें पाए जाते हैं। ये जो बालों की बनावट है इसके ऊपर हमारी आयु, लिंग, जलवायु, भोजन आदि सभी का प्रभाव बहुत ही कम रहता है। इसी तरह से बालों का जो रंग है उसमें भी कई उपभेद मिलते हैं और प्रजाति के साथ साथ इनमें बालों के रंग को भी आधार बना लिया जाता है। छल्लेदार बाल वाले निग्रोइड्स बहुत अधिक काले रंग वाले बाल रखते हैं, जबकि सीधे बाल जिनके होते हैं मंगोलियन के उनके थोड़े भूरे भूरे से होने लग जाते हैं। शारीरिक कद यह मानव का सबसे अधिक स्पष्ट लक्षण माना जाता है, परंतु कई अपवादों के कारण प्रजाति के वर्गीकरण में इसको आधार के रूप में बहुत कम ही महत्व दिया गया है। इस आधार का उपयोग करके टोपिनोई ने अपना वर्गीकरण दिया था। सामान्य जो मनुष्य होता है उसका जो औसत कद होता है वो 163 सेंटीमीटर माना गया है, और कद के आधार पर टोपिनोई ने 3 प्रकार के कद माने: नाटा कद, मध्यम कद और लंबा कद। नाटा जो कद होता है वो 148 से लेकर 158 सेंटीमीटर तक की लंबाई को माना गया है, और इसमें पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका के लोग आते हैं। मध्यम जो कद है वो 158 से 168 को माना गया है, और इसके अंतर्गत पूर्वी यूरोप और उत्तरी मध्य एशिया के प्रजातियां आती हैं। लंबा कद जो है वो 168 से 172 सेंटीमीटर की लंबाई को माना गया है। इसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई और भूमध्य सागरीय देशों के लोग आते हैं। चौथा जो आधार है वो है हमारे चेहरे की बनावट। ये पूरी तरह से सिर की बनावट के साथ सामंजस्य करती हैं। जैसे कि अगर सिर लंबा है तो चेहरा भी लंबा होगा, सिर गोल है तो चेहरा भी गोल होगा। साथ ही साथ जो जबड़ों का उभार होता है उससे भी चेहरे की बनावट
प्रभावित होती है और इसका प्रभाव मानव के इतिहास पर हमको देखने को मिलता है। जब जबड़ों का उभार अधिक होता है तो वो आदि मानव का प्रतीक माना जाता है। नीग्रो प्रजाति के जो लोग होते हैं उनमें जबड़े अधिक उभरे हुए होते हैं और नीग्रो जो है वो एक आदिम या प्रारंभिक प्रकार की प्रजाति है, पुरानी वाली। ठीक इसी तरह से जो कॉकेशस प्रजाति है, इनके जो जबड़े होते हैं वो थोड़े दबे हुए होते हैं, जबकि जो मंगोल या आधुनिकतम प्रजाति हम जिसे मानते हैं उनमें जो है जबड़ों का उभार बहुत ही कम होता है। पांचवा जो हमारा आधार है वो है आँखों की बनावट और उसका रंग। आँखों की तो सबके रंग काला होता है, परंतु जो आँख की पुतली होती है उसके रंग में भिन्नता देखने को मिल जाती है और ये पूरी तरह से पेतरकता से प्रभावित भी होती है। नॉर्डिक जो प्रजाति होती है इनकी आँखों का रंग नीला होता है और मध्य यूरोप की जितनी भी प्रजाति है उनकी जो आँखों की पुतली होती है वो गेहुए या भूरे रंग की होती है। इसी तरह से आँखों की बनावट भी प्रजातियों में मिलती है। तिरछी और क्षैतिजी फटाव वाली जो आँखें होती हैं वो चीनी, जापानी आदि मंगोलोई लोगों में विशेष प्रकार की ये आँखें मिलती हैं। छठा जो आधार है वो है होठों का आकार। होठ में प्रजाति भिन्नताएं मिलती हैं। झिल्ली की मोटाई और उसके स्वरूप से ये पता चलता है। जो निग्रो लोग होते हैं उनके होठ फूले हुए और बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। इनकी झिल्ली का अधिकांश अंश बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जबकि जो कॉकेशस प्रजाति होती है उनके होठ पतले पतले और कम फैलाव वाले होते हैं। ये जो होठों का आकार है यह एक सहयोगी लक्षण के रूप में ही काम आता है। प्रजाति निर्धारण में इसका इतना अधिक महत्व नहीं है। अभी तक जो हमने 6 लक्षण देखे, त्वचा का रंग, बालों की बनावट और रंग, शरीर का कद, चेहरे की आकृति, आँखों का रंग और बनावट और होठ, ये 6 हमारे बाह्य लक्षण थे। और अब बारी है हमारे आंतरिक लक्षणों की। शुरू करते हैं हम कपाल सूचकांक के साथ साथ। प्रजाति वर्गीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है और सबसे स्थायी लक्षण माना जाता है वह है कपाल सूचकांक। कपाल सूचकांक एक सूत्र से व्यक्त करते हैं। कपाल सूचकांक जो है वो सिर की चौड़ाई और लंबाई के अनुपात का प्रतिशत होता है। तो इसे निकालने के लिए हम सिर की चौड़ाई को सिर की लंबाई से भाग देकर 100 से गुणा कर लेते हैं। अब सिर की चौड़ाई सिर की लंबाई से जितनी ज़्यादा होगी सूचकांक उतना ही अधिक आएगा, यानी कि जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ेगी सूचकांक भी बढ़ता चला जाएगा। औसत जो सूचकांक होता है वह हमारा 79 माना गया है। औसत सूचकांक सूचकांक के आधार पर 3 प्रकार के मानव सिर रखे गए हैं। लंबा सिर जिसका सूचकांक 75 से कम होता है, मध्यम सिर जिसका सूचकांक 75 से 80 के बीच में होता है और चौड़ा सिर जो 80 से अधिक सूचकांक वाला होता है। लंबा जो सिर होता है या कम सूचकांक जो होता है वो आदिम प्रजाति का लक्षण है। इस प्रकार का जो सिर है वो नीग्रो, एस्किमो, नेग्रोइड्स आदि में पाया जाता है। मध्यम सिर जो है वो नॉर्डिक, कॉकेशस आदि में पाया जाता है और चौड़ा सिर यानी कि अधिक सूचकांक जो है वो नवीनतम प्रजाति यानी कि मंगोलों में मिलता है। आंतरिक लक्षणों में जो दूसरा है वो है कपालधारिता। कपालधारिता जो है वो आयतन से संबंधित है, जबकि कपाल सूचकांक जो है वो क्षेत्रफल से संबंधित है। कपालधारिता को नापने के लिए खोपड़ी में जल भरकर उसका निर्धारण किया जाता है और इसका संबंध शरीर के आकार से होता है। यूरोपीय जो पुरुष होते हैं उसकी कपालधारिता 1450 घन सेंटीमीटर तक होती है और महिलाओं की कम 1300 तक होती है। निग्रो और बोने लोगों की जो कपालधारिता है वो कम होती है। अंतिम जो है वो है नासिका सूचकांक। ये भी कपाल सूचकांक की तरह ही नाक की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। जब यह 100 से अधिक होता है तब आदिम जनजाति या निग्रो, नेग्रिटो लोग होते हैं, लेकिन जो आधुनिकतम या मंगोल प्रजाति है उनमें ये 65 से भी कम होता है। तो ये थे हमारे प्रजाति वर्गीकरण के आधार।
अभी तक हमने जितने भी लक्षण देखे हैं उनको इस चार्ट के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। इसका ध्यान से अध्ययन करिए और जो पिछले हमने लक्षण देखे हैं उनसे मैच कर लीजिए।